व्हाट्सएप गाइस, आप देख रहे हैं एडिटॉक विद अर्जुन। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं हमारा मनी एंड बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट। बिकॉज जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने जो सिलेबस स्टार्ट करवाया है उसमें फर्स्ट चैप्टर यही है। तो बिना वक्त गवाए करते हैं हमारी इस वीडियो को स्टार्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनी के बारे में। मनी को पढ़ने से पहले बार्टर सिस्टम को जानना बिल्कुल जरूरी है। आधे बच्चों को तो बार्टर सिस्टम के बारे में पता ही होगा, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि क्या है। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। बार्टर सिस्टम रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी गुड्स फॉर गुड्स, कि जब भी गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाएगा तो वो क्या होगा, हमारा बार्टर सिस्टम। पहले के जमाने में जैसे एक इंसान है, उसके पास होता था वी, ठीक है, गेहूं होता था, और एक इंसान है बी, उसके पास होता है राइस। दोनों के पास एक एक किलो है, तो ये क्या कर देते थे, एक्सचेंज कर देते थे कि ए को अगर राइस चाहिए तो वो राइस ले लेगा बी से, और बी को अगर वीट चाहिए तो वो वीट ले लेगा ए से। तो ऐसे ही एक्सचेंज करते थे हर एक पर्सन दूसरे पर्सन से गुड्स का। तो उसे क्या बोला जाता है, बार्टर एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बार्टर इकोनॉमी क्या होती है। तो बार्टर इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी where there is a direct barter of goods and services, जहाँ पे क्या हो, बार्टर हो, मतलब वही आदान प्रदान हो, किसका, गुड्स और सर्विसेज का। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से कोई भी गुड्स के बदले में गुड्स ले, मतलब पैसे ना दे, ठीक है। तो वो होती है हमारी बार्टर इकोनॉमी। अब हम जानते हैं कि आज के टाइम पे बार्टर सिस्टम हम फॉलो नहीं कर रहे। हम क्या करते हैं, मनी हमारा वो है, एक जरिया है। कोई भी सामान अगर हमने लेना है तो उसका मिडलमैन के तौर पे मनी काम करती है। तो ये बार्टर सिस्टम खत्म क्यों हुआ, उसके क्या रीजन थे, उसकी लिमिटेशंस क्या थी। तो सबसे पहली लिमिटेशन उसकी क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। कि क्या होता था, ए इंसान के पास वीट है और बी इंसान के पास राइस है, ठीक है, लगा लो इसके पास है राइस। अब ए को क्या चाहिए, राइस चाहिए, पर बी को चाहिए शूज। बी क्या चाहता है, शूज, ठीक है। ए को तो राइस ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ए को राइस चाहिए पर बी के पास है, वो तो ले लेगा, पर ए जो है वो दे नहीं पाएगा क्योंकि ए के पास क्या है, वीट, और उसको बी को चाहिए क्या, शूज। तो यहाँ पे क्या हो जाता था, दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती थी, वांट्स पूरी नहीं हो पाती थी। इसलिए इसको क्या होता था, ये लैक, मतलब वो था, लिमिटेशन में काउंट हुआ बार्टर सिस्टम की। अब हम चलते हैं दूसरी लिमिटेशन, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कि क्या होता था, एक इंसान ए, उसके पास है 1 लीटर मिल्क, ठीक है। ए के पास क्या है, 1 लीटर मिल्क, बी के पास है 1 केजी गोल्ड। अब आप ही बताइए, वो कितना मिल्क दे और कितना गोल्ड ले, क्या आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते। ऐसे उनमें भी प्रॉब्लम्स होती थी कि वो वैल्यू को तय नहीं कर पाते थे। अगर मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दूं तो ये देखिए कि ए के पास लगा लो 1 केजी मिल्क है और बी के पास है एक कोट जो होता है पहनने वाला वो। अब देखिए, अगर ए बोले कि मुझे कोट दे दो, मैं तुम्हें 1 किलो मिल्क दे दूंगा। बी कहे कि मेरा कोट की वैल्यू ज्यादा है, मुझे एक कोट के बदले में 5 लीटर या 2 लीटर मिल्क मिल सकता है। तो क्या बी उसको ए को कोट देगा, क्या वो आधा कोट देगा, नहीं ना, मतलब दोनों में वो नहीं बैठ पाएगा, मेजरमेंट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये क्या है, एक लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की। अब हम चलते हैं थर्ड लिमिटेशन की तरफ, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड वर्ड का मतलब क्या है, भविष्य। कि जब हम भविष्य में पेमेंट करते थे तो बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं हो पाता था कुछ सिचुएशंस में। जैसे ए ने बी से 1 केजी क्या ले लिए, एप्पल, और वो कहता है मैं 2 साल बाद दे दूंगा, ठीक है। तो क्या वो 2 साल बाद वही 1 केजी एप्पल उसको दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएंगे। 1 साल बाद तो वैसे ही कोई भी खाने की वस्तु खराब हो जाती है। तो वही थी कि ये डेफर्ड पेमेंट में काम नहीं आता था बार्टर सिस्टम। और फोर्थ है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हम गुड्स को ज्यादातर संभाल के नहीं रख पाते थे क्योंकि उसको एक तो बहुत सारी जगह चाहिए, ठीक है, गुड्स को रखने के लिए। और कोई खाने का सामान है तो वो तो ऐसे ही खराब हो जाएगा ज्यादा दिन अगर हम उसको अपने पास रखेंगे। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस। अब हम नेक्स्ट हमारा है मनी, उसको पढ़ते हैं क्या है गाइस। अब हम पढ़ेंगे मनी की डेफिनेशन क्या है। तो मनी इज
एनीथिंग एनीथिंग कुछ भी हो सकती है मनी। अगर आपको मनी वर्ड सब सुनकर सिर्फ पैसों के बारे में ख्याल आ रहा है तो आप गलत हैं। मनी कुछ भी हो सकती है विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि क्या हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए एक्सेप्टेबल हो। अगर गवर्नमेंट बोल दे ना कि ये पेन जो है उसको अगर देकर कोई सामान लिया जा सकता है, किसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया जा सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक मनी। ठीक है। और मेजर ऑफ वैल्यू, जिससे मेजर भी कर सके किसी भी वस्तु की वैल्यू को, और स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसको हम स्टोर भी करके रख सकें और जिससे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की जो लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की, अगर वो चीज जो चारों लिमिटेशंस है अगर वो किसी भी वस्तु में आ जाए तो वो क्या बन जाएगी, हमारी मनी। ठीक है। अब हम करते हैं मनी सप्लाई क्या है। तो मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। मनी सप्लाई क्या है, एक टाइम के ऊपर पब्लिक के पास जितना भी पैसा पड़ा है उसको क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। और बताइए मुझे क्या मनी सप्लाई क्या है, कौन सा कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट है या स्टॉक कंसेप्ट है? 3-4 सेकंड ले लीजिए, बताइए। तो देखिए ये क्या है, हाँ एक स्टॉक कंसेप्ट। क्यों है ये स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको पता है स्टॉक में क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को ही स्टॉक बोला जाता है। तो ये क्या है, स्टॉक कंसेप्ट, जो कि एमसीक्यू है, जो कि आपके पेपर में आने का पूरा चांस है, इसे आप जरूर करना। अब हम करते हैं इसका लास्ट टॉपिक हमारा बचा है जो मेजर्स ऑफ मनी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हमारा मनी सप्लाई के मेजर कैसे किया जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा किसी भी चीज़ का मेजर करने के लिए कोई ना कोई ट्रिक होती है। जैसे वेटिंग मशीन होती है वेट तोलने के लिए, इंची टेप होता है कपड़ा वो करने के लिए, मेजर करने के लिए। ऐसे ही मनी सप्लाई को कैसे मेजर किया जाता है, उसके 4 वेज हैं। सबसे पहले है M1 में क्या आएगा, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। तो हम एक एक करके सबको समझेंगे। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक का मतलब है कि जितना भी पब्लिक के पास इस टाइम पे पैसा पड़ा है, मतलब नोट्स पड़े हैं, कॉइन्स पड़े हैं, उन सब का टोटल वो किसमें आएगा, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक में। और इसको फियाट मनी भी बोला जाता है। फियाट मनी वो मनी होती है जो कि गवर्नमेंट बोल दे, जिसको ऑर्डर कर दे कि वो मनी है। अगर गवर्नमेंट ने इस पेन को बोल दिया कि ये मनी है तो ये भी इसमें काउंट हो जाएगी। फिर प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, ये वो वाले बैंक अकाउंट होते हैं जिसमें कि हमारा पैसा पड़ा होता है। कौन कौन से होंगे, एक सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट, जिसमें कि हमें नोटिस, एडवांस नोटिस नहीं देना पड़ता बैंक को जब हमें पैसे निकालने होते हैं। तो ये डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, ये भी इसका मेजरमेंट है। प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, कि आरबीआई के पास जितना भी पैसा पड़ा है फाइनेंशियल, मतलब जो भी बाहर का पैसा है, वो फॉरेन वो पड़े हैं, रुपीस पड़े हैं, वो किसमें आ जाएंगे, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। इसमें वर्ल्ड बैंक में जो इसका अकाउंट होगा उसमें भी जो भी पैसा होगा वो भी, IMF का जो भी होगा वो भी। ठीक है। अब M2 में क्या आएगा, M1 मतलब M1 ये सारा M2 में आ जाएगा। प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, कि पोस्ट ऑफिस में जितना भी सेविंग अकाउंट जिनके भी खुले हुए हैं वो सारा पैसा प्लस M1 ये सारा किसका पार्ट हो जाएगा, M2 का। ठीक है। अब ऐसे ही M3 में M1 ये सारा प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। ये नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक वो है जिसमें कि आपको मैंने बताया था कि डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का ही पैसा आता है। बाकी FD मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और जो बाकी अदर अकाउंट्स होते हैं जिसमें कि होता है कि बैंक के पास पैसे पड़े होते हैं, जब वो मैच्योरिटी डेट आ जाती है तभी वो पैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसका पैसा कब कहाँ पे आता है, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स में। अब फोर्थ जो है वो क्या है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब देखिए M3 मतलब ये सारा प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, कि जितना भी पोस्ट ऑफिस में जितना भी पैसा पड़ा है वो सारा, पर इसमें एक्सक्लूडिंग NSC होता है। NSC क्या फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। अब ये क्या होता है NSC, ये वो होता है पैसा जब किसी ने भी
पोस्ट ऑफिस की ब्रांच खोलनी है तो गवर्नमेंट को वो कुछ अमाउंट एज अ सिक्योरिटी देता है, तो वो पैसा इसमें इंक्लूड नहीं होगा, बाकी जो है इंक्लूड होता है जितना भी पैसा सेविंग अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में पड़ा हो। तो गाइज ये जो है लर्निंग कंसेप्ट है, आपको ये याद रखने हैं। आपको मैं इसके बारे में अब बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे कि एमसीक्यूज बनेंगे। तो गाइज M1 जो है, M1, M2, M3, M4 ये जो है वो क्या है, लिक्विडिटी दर्शाते हैं। अब ये लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी का मतलब है कि कितना पैसा कैश को क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। तो ये सबसे ज़्यादा कौन लिक्विड है इनमें, वो क्या है, M1 क्या है, मोस्ट लिक्विड, ठीक है। और सबसे कम लिक्विड क्या है, M4 लीस्ट लिक्विड, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही आएंगे कि हु इज द मोस्ट लिक्विड मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। उसमें ऑप्शन से चारों होंगे, आपको जो सही ऑप्शन होगा उसे टिक करना होगा। और गाइस एक और आपको जो बात बताता हूँ वो क्या है, M1 और M2 ये क्या है, नैरो, यहाँ पे लिख देता हूँ, नैरो मनी कंसेप्ट, ठीक है। नैरो मेजर्स ऑफ मनी कंसेप्ट, ठीक है। ये नैरो है मतलब इसको नैरो बोला जाता है। और ये जो दो हैं M3 M4 ये क्या है, वाइड ब्रॉड मनी कंसेप्ट, ये दोनों क्या है, ब्रॉड मनी कंसेप्ट। ऐसे ही सबसे ज्यादा मेजर करने के लिए, मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए M3 जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। M3 सबसे ज्यादा यूज होता है मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मनी मेजरमेंट के हैं, इसे याद रखें क्योंकि इसी के बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बनाई है इसमें मैंने जो आपको बताया वो सारा आपके सिलेबस में आ रहा है, कोई कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस मैंने नहीं करवाया है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही मेरी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहें और पढ़ें। थैंक यू।